नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज़ के मुतल्लिक कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ किसे कहते हैं, एटॉमिक साइज़ कब इंक्रीज़ और कब डिक्रीज़ करता है। आज की वीडियो में एटॉमिक साइज़ भी इंपॉर्टेंट है। मैं उतनी डिटेल से तो नहीं बताऊंगा। अगर आप उसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक मौजूद होगा, उसको आप क्लिक करें तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बेस बनाऊंगा। बच्चों, आप जानते हैं मैटर किसे कहते हैं? जी हाँ, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। बच्चों, मैटर की तीन स्टेट यूजुअली आप 9th की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और दूसरी गैस। सॉलिड में एटम पास पास होते हैं, जब आप इनको हीट करते हैं बच्चों तो ये एटम क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। जैसे लिक्विड बर्फ, सॉलिड बर्फ है और उससे लिक्विड क्या बनता है, पानी। मजीद अगर आप उसको हीट अप करें दैट इज कन्वर्टेड इनटू द गैस। जैसे पानी चूल्हे पर रख दें तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, भाप, बुखारात, वो क्या है, गैस। अब बच्चों हमारा टॉपिक शुरू हो गया। ये जो गैस है इस वक्त इसको कहते हैं डाई एटॉमिक गैस। इसको मजीद अगर आप हीट करें, हीट दें तो ये एक आइसोलेटेड एटम में बदल जाएगी। लफ्ज आइसोलेटेड बिल्कुल वैसा ही है जैसा है आइसोलेशन। जैसा कि एक पेशेंट को बीमारी की वजह से आजकल आइसोलेशन में रख देते हैं, अलहदा कर देते हैं, तो ये एक सिंगल एटम आ गया, इतने सारे एटम, और अब आपके पास मौजूद है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मैं इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को आपके सामने ड्रा कर रहा हूं कि ये आइसोलेटेड गैसियस एटम कैसा है। तो बच्चों, एक एटम जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या मौजूद होते हैं, उसके पास डिफरेंट शेल्स होते हैं, और इन शेल्स में उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट अमाउंट में। सेकंड चैप्टर इस मुतालिक हम पढ़ चुके हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इसके बाहर वाले शेल में यानी कि वैलेंस शेल में मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन। मेरे टीचर कहा करते थे कि अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो एक एटम के तीन मेहमान, ये उनकी गजल थी, एक एटम के तीन मेहमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक एटम के तीन मेहमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन घर के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर, पहरेदार, यानी ये बाहर घूमता है। खैर, हमारा टॉपिक क्या है मैं आपको वो समझाता चलूं। बच्चों, इस एटम को अगर मजीद आपने एनर्जी दी तो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। सबसे पहली बात बच्चों, ये एक आपके सामने आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यानी ये गैस की हालत में है और अकेला है, इसे इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। किसके वैलेंस शेल में से? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से। तो हमें इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। किस लिए चाहिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस लिए चाहिए? रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कहां से? फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो पता ये चला कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। नंबर 1 क्या करना है हमने? दिस इज रिक्वायर्ड, चाहिए हमें। किस लिए? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से? फ्रॉम वैलेंस शेल, बैरूनी शेल, बाहर वाले शेल से। तो बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आप क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहां तक हमारी डेफिनेशन हो गई क्लियर।
जैसे मैं एग्जांपल देता चलूं बच्चों, आपके पास सोडियम है, सोडियम ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और लास्ट में मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। आप जब इसको एनर्जी देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम को अगर मजीद एनर्जी दी जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो खुद पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो जब आपने इस सोडियम एटम को एनर्जी दी, इसको एनर्जी मिली, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बना लिया। और याद रखें इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी वैल्यू है 496 किलो जॉल पर मोल। तो यूनिट क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का, किलो जॉल पर मोल। हम इसकी डेफिनेशन आर्टिकल की कर चुके हैं मुकम्मल, यानी कि क्लियर। तो हमने पढ़ लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी असल में होती क्या है। अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है। ये पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, ये शो करता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट। तो जब इनसाइड हीट मूव कर रही हो, जब किसी सिस्टम को हीट मिल रही हो, जैसे इस एटम को हीट मिल रही है, जब एनर्जी आ रही है तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। आपके पास भी जब एनर्जी आती है तो पॉजिटिव फील होता है। तो इस एटम को एनर्जी मिल रही है, इस एटम में एनर्जी आ रही है, तो इसके साथ साइन कौन सा आया, पॉजिटिव। हाँ, अब आयनाइजेशन एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं उसको समझाने के लिए आपके सामने मैग्नीशियम का एटम ड्रा करूंगा। ये इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन सेकंड शेल में 8 होते हैं और लास्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम ही नहीं, किसी भी एटम के आप वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे आप कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप गौर करें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मतलब प्रोटॉन भी कितने, 12। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने थे, 12 थे, लेकिन एक निकल गया है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह चुके हैं, 11। यानी मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और इसने Mg पॉजिटिव आयन बनाया है। अब ये इसकी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप इसमें से एक मजीद और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसे आप कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप Mg+ में से ये जो बना था अभी एक मजीद इलेक्ट्रॉन निकलवा देंगे तो उसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो टोटल ओवरऑल हमने क्या किया है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया है। ये इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये इसकी क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बड़ी होती है फर्स्ट से, ज्यादा होती है फर्स्ट से। वजह क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन की गिरफ्त, प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन है उनके न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट से ज़्यादा होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रेंड। तो ट्रेंड जब हम डिस्कस करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ट्रेंड पढ़ने के लिए आपको हमारा एक प्रीवियस लेक्चर जो कि मौजूद था एटॉमिक साइज के ऊपर, उसको पढ़ना है ताकि आज आपको लेक्चर समझ तो आज भी आ जाएगा आपको, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको उस लेक्चर से थोड़ी सी मदद लेनी होगी। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। और मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेंड जब भी पढ़ना है आपने ट्रेंड पीरियड में पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने ट्रेंड पढ़ना है नंबर 2 ग्रुप्स के अंदर। तो ये 2 चीज़ों में हमने ट्रेंड पढ़ना है। पहले बात कर लेते हैं पीरियड की। हमेशा की तरह एक सिंपल सा पीरियड ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास लिथियम है, सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। लिथियम के बाद हमारे पास बेरिलियम है, देन बोरॉन है,
देन इसके बाद हमारे पास आता है कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। डियर स्टूडेंट, मैं अपनी स्टेटमेंट बता देता हूं। पीरियड के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये इंक्रीज करती है। कहता क्यों करती है इंक्रीज? मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम से आपको बताता हूं। कहते देखें, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट आते हुए जो साइज है वो डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। साइज के डिक्रीज करने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो चार्जेस पर फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की, वो बढ़ जाती है। जैसे ही फासला कम होता है, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, करते नियॉन का सबसे साइज क्या है? छोटा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। किसमें? एटम में, और उस एटम के न्यूक्लियस में, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है? मुश्किल, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। सिंपल, साइज डिक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल। बात करते हैं ग्रुप्स की, तो हमेशा की तरह मैं आपके सामने ग्रुप ड्रा कर रहा हूं। पहला ग्रुप है जिसका नाम है हाली ने की रब से फरियाद। तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहले मैं अपनी स्टेटमेंट बताता चलूं तो याद रखें, ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं करती, बल्कि क्या करती है? डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। ये कैसे? याद रखें, एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट पीरियड्स से भी ताल्लुक रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन पहले पीरियड का मेंबर है, लिथियम दूसरे का है, सोडियम तीसरे का है। और मैंने कहा था पीरियड नंबर बताता है शेल के मुतालिक। अगर हाइड्रोजन का एक शेल है तो सोडियम के कितने शेल होंगे? 3 शेल होंगे। साइज इंक्रीज करेगा। तो पहली बात क्या हुई? डिक्रीज करने की वजह इन पीरियड in group size increases due to which the force of attraction between electrostatic force of attraction, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, वो डिक्रीज कर जाती है। किसमें? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेट मी रिपीट, इन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस फॉर द सक्सेसिव मेंबर, यानी 1 2 3 4, इसका एक शेल, इसके 2, इसके 3, इसके 4। साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, उसको निकालना आसान होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जब एनर्जी कम देनी पड़ेगी निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? कम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? बहुत कम। जैसे फर्ज कर लें 2 एटम है हमारे पास, 2 एटम है। एक एटम का इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है इस शेल में, यानी यहां, और दूसरे का ये यहां पड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो आपसे कोई चीज छीने तो आप यूं अंदर को लाते हैं कि बाहर को ले जाते हैं? आप अपने इस न्यूक्लियस से फासले को कम करते हैं ताकि कोई छीन ना सके। जैसे ही न्यूक्लियस से कोई चीज़ दूर जाती है, यानी साइज इंक्रीज करता है, उसको रिमूव करना क्या हो जाता है? आसान। तो आज के इस लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।